कोटा एक ऐसी जगह जहां पर ना जाने इस देश से कितने स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए। एक ऐसी जगह जहां पर जो भी आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए वहां पर आया है और कहीं ना कहीं इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी लगन से वहां पर लगा हुआ है सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए। वैसे कहने को तो कोटा को आप सपनों की नगरी भी कह सकते हो, क्योंकि वह एक ऐसी जगह है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख सकती है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई भले ही सपने पूरे करने के लिए जाता है, लेकिन कभी कभी उधर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिसको कोई भी नॉर्मल इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कुछ ऐसी चीजें जो शायद हम सबके समझ से परे होती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था एक लड़की के साथ। अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए गई थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर उसका क्या चीज इंतजार कर रही थी। ये कहानी है अनाया की, जो कि हमसे शेयर करी है उसी की एक दोस्त ने, जिसका नाम है निधि। अनाया रायपुर की रहने वाली थी। अपना स्कूलिंग सब कुछ उसने रायपुर से ही करा था, लेकिन अब बारी थी जिंदगी में आगे बढ़ने की, जिसके लिए वह कोटा में आती है। ऐसा नहीं था कि हर जगह जाकर वो टॉप करती थी या कुछ। कहने को उसको आप एक एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो, लेकिन उसके सपने बड़े थे। इतने भी बड़े नहीं, वेल एक्चुअली घर वालों का थोड़ा प्रेशर भी था, जिसकी वजह से वो कोटा में आई थी। उसका ऐसा बहुत मन नहीं था कि भाई कोटा ही जाऊंगी, वहीं से करूंगी, समथिंग लाइक दैट। बस ये था कि हाँ ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है तो कर लेती हूँ। और फिर घर वाले भी लाइक कि जाओ फिर कोटा, अगर ये करना है तो कोटा जाओ। और इन्हीं सब के चलते वो कोटा में आ चुकी थी। अनाया कोटा में आकर अपना एक डिसेंट सा पीजी लेती है। शुरुआत में वह 1 महीने तक अकेली ही रही थी। उसको अच्छा भी लगता था कि चलो बढ़िया भी है, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि रूम पार्टनर होना भी चाहिए। बात बात करने के लिए कोई हो जाता है, चीजें शेयर करने के लिए हो जाता है। वेल 1 महीने बाद फाइनली उसको एक रूम पार्टनर मिलती है जिसका नाम होता है निधि। निधि और अनाया, इनकी बॉन्डिंग फर्स्ट डे से ही काफी अच्छी बन गई थी, और उसका रीजन था दोनों का ह्यूमर लेवल। दोनों एक जैसे ही ह्यूमर लेवल के थे। दोनों को सेम सेम बातों पे हंसी आती थी, सेम बातों पे गुस्सा आता था, और काइंड ऑफ इन दोनों की लाइक्स और डिसलाइक्स सब कुछ बराबर का ही था। और सबसे बड़ी बात निधि का जो बताना है वो ये था कि जैसे कोटा में होता है भाई, बहुत कंपटीशन है, बहुत सब कुछ, तो हर कोई अपने अपने पे फोकस्ड रहता है कि नहीं नहीं, एक भी दिन मिस नहीं करना। एक भी दिन ऐसा निकल जाएगा जब पढ़ाई नहीं हुई तो हम पीछे हो जाएंगे। वहीं पे ये दोनों लड़कियां चिल थीं कि ठीक है यार, एक दिन क्या, एक हफ्ता भी निकल जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इनकी थोड़ी ऐसी थिंकिंग थी, तो ज्यादातर ये लोग मजे ही करते थे। मतलब पढ़ाई भी करते थे लेकिन मजे भी करते थे। अब शुरुआत में कुछ महीने तो इनके काफी अच्छे गए। दोनों ने काफी मेहनत भी करी। अब आप सभी जानते होंगे कि वहां पर जाकर आपको काफी सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, रिवीजन टेस्ट, बैच टेस्ट, क्लास टेस्ट और ना जाने क्या क्या। और इसी साइकिल में अनाया और निधि भी फंसे हुए थे। करीबन 5 महीने तक ये सब चलता रहता है, जब इनका शेड्यूल पूरा हेक्टिक था, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। एंड देन फाइनली 5 महीने बाद एक छोटी सी इनको ब्रेक मिलती है, और तब ये दोनों डिसाइड करते हैं थोड़ा सा बाहर जाके एक्सप्लोर करने का। अब दोनों ही लड़कियां थीं, दोनों को शॉपिंग काफी पसंद थी, तो दोनों डिसाइड करती है कि किसी मार्केट में जाते हैं, वहां पे जाकर शॉपिंग करेंगे। पिछले 5 महीने से वैसे ही दिमाग पूरा खराब हो चुका है इन सब के चलते, तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। दोनों निकल जाती है एक मार्केट की तरफ। मार्केट का नाम नहीं बताऊंगा, बट वहां पर ना क्या होता है, पुराने पुराने आर्किटेक्चर और ये सब चीजें मिलती थीं। अब निधि और अनाया एक ऐसी दुकान के पास पहुंचती है जहां पर पुराने टाइप की बहुत सारी चीजें थीं, लाइक पेंडेंट हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, लड़कियों के कुछ ज्वेलरीज टाइप हो गई। मतलब नॉट रियल गोल्ड टाइप, लेकिन हाँ ठीक है। और इन सब के चलते चलते अनाया की नज़र पड़ती है एक संदूक के ऊपर। एक संदूक
जो कि बहुत पुराना विंटेज कलेक्शन लग रहा था। वो संदूक को जब खोल के देखती है तो उसके अंदर 5-6 बैंगल्स होते हैं। मतलब कंगन जो होते हैं ना, वो होते हैं, और वो ना बहुत पुराने, बहुत टाइम पुराने लग रहे थे। तो अनाया को देख के बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है कि यार कितने प्यारे कंगन हैं और कितने पुराने कंगन हैं। वो कंगन को ऐसे देख रही थी जैसे सच में वो किसी महारानी के टाइम के महारानी के ही कंगन हो। अब अनाया शॉपकीपर से पूछती है कि यह कितने के हैं। तो शॉपकीपर समथिंग समथिंग कुछ तो दाम बताती है, जो कि शायद रेगुलर बाकी जो कंगन होते हैं उनसे बहुत हाई प्राइस में था। लेकिन अनाया को काफी पसंद आ गए थे। तो अनाया वो जो ज्यादा दाम होता है वह भी दे देती है, एंड देन वो जो कंगन होते हैं उनको खरीद लेती है। अब ये दोनों अपने पीजी में आ जाते हैं। निधि का बताना है कि वो जो बैंगल बॉक्स था वो बहुत बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप उसको एक बार देखोगे तो मन करेगा बार बार देखते रहो। उसको बस ऐसे निहारते रहो और सोचते रहो कि यार ये पुराने टाइम में कैसे बना दिया। पुराने टाइम में ऐसी क्या चीज़ें यूज़ होती थी, ऐसा क्या आर्ट एंड क्राफ्ट था जो इस टाइप का कुछ बना दिया। वो इस टाइप का बॉक्स था। अब ये पीजी में आ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एंड देन सो जाते हैं। ऐसे इनकी ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ने लग जाती है, बिल्कुल नॉर्मल, सीधी सादी सी। लेकिन एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं थी, ये सब निधि। और कहीं ना कहीं अनाया को लग रहा था कि नॉर्मली आगे बढ़ रही है ज़िंदगी, लेकिन कुछ तो था जो इनकी ज़िंदगी में बदल गया था। करीबन 1-1.5 हफ्ता बीत जाता है। निधि एक चीज़ नोटिस करती है कि अनाया जो मॉर्निंग में उठ जाती थी वो देर देर तक सोती रहती है। पर अजीब बात यह नहीं थी कि वह लेट उठती थी। अजीब बात यह थी कि वो कब उठती थी निधि को पता ही नहीं चलता था। जैसे सुबह 8 बजे की इनकी क्लास रहती है तो निधि 7:30 एकदम टिप टॉप तैयार होके बिल्कुल क्लास के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वहां पे अनाया अभी भी सो रही होती है। एक पूरा ब्लैंकेट उसने अपने ऊपर डाला होता है। निधि उससे पूछती भी है कि ठीक है तू तैयार हो जा ये वो करके, लेकिन अनाया उसी ब्लैंकेट के अंदर से ही जवाब देगी। वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगी। निधि चले जाएगी। निधि जब वापस आएगी तो अनाया वहां नहीं मिलेगी। अब अनाया और निधि के दोनों के बैच अलग थे, क्योंकि निधि ने बाद में जॉय करा था। तो निधि का बैच अलग था, अनाया का अलग टाइम पर होता था। और फिर रात होती। निधि जब घर वापस आते देखती तो अनाया वापस से बेड में पड़ी हुई मिलती। अच्छा, निधि का क्या शेड्यूल रहता था? वो सुबह 8 बजे क्लासेस के लिए जाएगी। उसके बाद क्लासेस से फ्री होकर वो कभी लाइब्रेरी चली जाएगी, कभी दोस्तों के साथ, या वहां घूमने चली जाएगी। तो पीजी में ये रात को ही आती थी, डिनर विनर करने के बाद। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो अनाया भी निधि के साथ ही होती थी। लाइब्रेरी भी साथ ही जाएंगे, या फिर कभी दोस्तों का घूमने का प्लान बना तो अनाया की क्लासेस के बाद अनाया इनको ज्वाइन कर लेगी। लेकिन अब 1 हफ्ते 1-1.5 हफ्ते से ऐसा हो नहीं रहा था। जब भी निधि डिनर करने के बाद वापस आती, अनाया वापस से अपने बेड में सोई पड़ी मिलती। अब आप सोचो, निधि अनाया के साथ रह रही है और 1-1.5 हफ्ते से निधि ने अनाया का चेहरा तक नहीं देखा है। ये खुद में कितनी अजीब बात है। अब निधि को लगने लगा कहीं अनाया की तबीयत तो खराब नहीं, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो निधि अनाया को ऐसे ही पूछती है। अनाया अभी भी लेटी हुई है, वही ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही है। तो निधि अपना फ्रेश वगैरह होकर आती है और अनाया को बोलती है कि चलो यार थोड़ा सा बाहर टहल कर आते हैं। कितना टाइम हो गया, हम बाहर भी नहीं गए हैं। पर अनाया का कोई जवाब नहीं रहता। वो बस ऐसे ही शांति से पड़ी हुई थी। निधि 2-3 बार बोलती है, पर अनाया सामने से कोई जवाब ही नहीं देती। अब निधि अनाया का ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया ने अपने ब्लैंकेट को इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि निधि के पसीने छूट जाते हैं। जैसे तैसे करके उसने ब्लैंकेट हटाया, और ब्लैंकेट हटाते ही निधि ने जब अनाया का चेहरा देखा तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो बैठी हुई थी वो उसी की दोस्त अनाया थी। अनाया के फेस में बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो चुके थे और कुछ अजीब से ब्रूसीज भी थे। लाइक ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे पे किसी ने बहुत जोर जोर से मारा हो। और सबसे जो गंदी बात थी वह थी उधर की स्मेल।
अनाया की बॉडी से ऐसी बदबू आ रही थी जिसको झेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। निधि को ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर कुछ सड़ गया है। इतनी गंदी बदबू उसके बॉडी से आ रही थी और अनाया अपने होश में ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करा हो और वह बस नशे में हो। निधि को पहला इंस्टिंक्ट आता है कि कहीं अनाया ड्रग के नशे में एडिक्ट तो नहीं बन गई है। वह अनाया को सबसे पहले पानी पिलाती है, उसका बेड, उसके उसके कपड़े सब कुछ साफ करती है एंड देन सोचती है कि ठीक है, कल संडे है, कल बात करेंगे इस पे अच्छे से आराम से। अनाया का ऐसा रूप देख के निधि की नींद उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, और अगर कुछ हुआ भी है तो निधि को पता कैसे नहीं चला। और बस यही सब सोचते सचते निधि भी लेट जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, बस एक तरफ फेस करके सोई हुई थी। तभी उसे कुछ खनकने की आवाज आती है। निधि थोड़ा सा आंख खोलकर देखती है तो रूम में कोई भी नहीं था। वह वापस जैसे ही आंखें बंद करती है, उसे वापस से कुछ खनकने एक की आवाज आती है। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई लेडी अपनी चूड़ियां बजा रही हो। तभी निधि को कुछ आहट सी सुनाई देती है। वो जब दूसरी तरफ देखती है तो अनाया चुपचाप से धीरे धीरे अपने बेड से उठ रही थी। अनाया चुपचाप अपने बेड से उठती है, अपने टेबल के पास जाती है, जो वह बॉक्स था, बैंगल बॉक्स, जो कि वह मार्केट से लेकर आई, उसको खोलती है। उसमें से वो कंगन को निकालती है और चुपचाप अपने अपनी बाजुओं में डालकर उन्हें पहन लेती है। जिसके बाद वो शीशे के सामने आती है और खुद को घूरने लग जाती है। निधि एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि इतनी रात को ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं। निधि का बताना था कि अनाया की यह हालत देखकर उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन साथ साथ में डर भी लग रहा था, और इसीलिए वह अनाया को कुछ बोलती ही नहीं है, बस उसे देखती रहती है। और अनाया अनाया शीशे के सामने खड़े होकर बस घूरे जा रही थी खुद को, और बड़ी कपी सी, अजीब सी एक स्माइल सी दे रही थी। इसके बाद अनाया कुछ बड़बड़ाने लग जाती है। यह देखते देखते निधि को नींद कब आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन उसकी आंख काफी देर से खुलती है। जब वह उठी तो देखती है कि अनाया एकदम नॉर्मल हो चुकी है। इनफैक्ट वह तो चाय बनाकर पी भी रही थी। निधि जब उठती है तो अनाया निधि को उठता देख एक चाय का कप लेती है और वह कप को लेकर उसके पास आती है। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि वह रात वाला इंसिडेंट कैसे पूछे। तभी निधि के कानों के पास आकर अनाया एक बेहद ही कोल्ड वॉइस में बोलती है कि रात में कुछ देखा क्या। निधि एकदम से घबरा जाती है। वो एकदम हटके अनाया के फेस पर देखती है तो अनाया के फेस में सेम वही स्माइल थी जो रात में उस शीशे में जब खुद को देख रही थी तो जो स्माइल कर रही थी, एक अजीब सी कपी सी, सेम वही मुस्कान उसके चेहरे पर थी। और यह बोलकर अनाया वहां से चली जाती है। निधि को डर तो लग रहा था, लेकिन वह इन सब चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करती है और अपने काम में लग जाती है। दिन में करीबन 1 बजे जब दोनों लंच के लिए जाते हैं तो वहां अनाया के बैचमेट्स मिलते हैं, जो अनाया को देखकर एक ऐसा सवाल करते हैं जिससे निधि पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। अनाया करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और क्लास में आ ही नहीं रही थी। ये वो टाइम था जब निधि अनाया को हमेशा सोता हुआ पाती थी। जब निधि ने अनाया को करीबन 1 डेढ़ हफ्ते से उसका चेहरा नहीं देखा था। ये वह समय की बात है। तो ये भी पूछती है, बैचमेट्स की तू तब से आ क्यों नहीं रही है। अब निधि भी उन्हीं सवालों की नजरों से अनाया को देख रही है। अनाया की क्लासमेट्स आती है तो उनके साथ साथ 2 4 और लड़कियां आ जाती हैं। सबको लगता है कि शायद अनाया की तबीयत ठीक नहीं है तो हालचाल पूछ लेते हैं। तो सब वहां पर आ चुकी है। एक जमावड़ा सा लग गया है और अचानक से अनाया वहां पर कुछ करने लग जाती है। इनफैक्ट वो जो करती है वहां मौजूद हर एक लड़की वो सारा मंजर देखकर एकदम घबरा जाती है। उनका उनका लिटरली दिमाग फटने वाला था, क्योंकि अनाया एकदम से टेबल पर जोर जोर से अपने सर को मारने लगती है और साथ में रोने लग जाती है। सारी लड़कियां उसे पकड़ती हैं। वह जैसे थोड़ा सा कंट्रोल में आती है, एकदम फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। मैं बहुत स्ट्रेस आउट फील कर रही हूं। मैं मेरे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत स्ट्रेस में हूं।
और ये बोलते बोलते वो बस रोए जा रही है। सारी लड़कियां उसे रोकती हैं, उसे समझाती है, उसके लिए काफ़ी सिंपैथी वाली नज़रों से उसे देखने लग जाती है, क्योंकि सबको पता था वहाँ बच्चे जो पढ़ने आते हैं और कभी-कभी इसी वजह से, इसी माहौल में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में जाने के बाद वो कभी-कभी ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो उन्हें कभी नहीं उठाने चाहिए। तो वहाँ पर सारी लड़कियां अनाया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रही थी। अब एक तरफ जहाँ पर सारी लड़कियां अनाया को लेकर इतनी चिंता कर रही है, उसको इतनी केयर दिखा रही है, दूसरी तरफ निधि है, जिसको यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो अनाया को बहुत टाइम से जानती, और वो इतना जानती है कि अनाया उन लड़कियों में से नहीं है कि स्टडीज को लेकर स्ट्रेस आउट फील करे, और अगर वह कर भी रही है तो वो अचानक से क्यों कर रही है। मतलब इतने टाइम से वो साथ में है, कभी उसके स्ट्रेस या कुछ भी उसके चेहरे पे नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, और अचानक से रोना धोना, सर पीटना। अब अनाया यहाँ पे नॉर्मल एक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि नॉर्मली वह ऐसा कभी नहीं करती। अनाया का बिहेवियर, उसके बोलने का तरीका, उसका सब कुछ बिल्कुल एक अलग ही पर्सनैलिटी जैसा लग रहा था। निधि को अब अनाया से डर भी लगने लगा था और उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि वो अनाया से कुछ पूछ सके। तो चुपचाप अपना सामान पैक करके उस रूम को छोड़ देती है, और फिर उसके वहां पर दोस्त बन ही चुके थे निधि के, तो जो यह दूसरी फ्रेंड होती है उसके वहां जाकर रहने लग जाती है। अब जो दूसरी फ्रेंड थी उसका नाम था अनामिका। अब एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और एक रात अनामिका और निधि दोनों पढ़ रहे थे। तभी दोनों को किसी के कंगनों की आवाज आती है। उन्हें लगा शायद वार्डन राउंड पर होगी, लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो दोनों डोर की तरफ देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्पसली उनके डोर के पास आकर अपनी चूड़ियों को ऐसे हिलाकर आवाज निकाल रहा है। और फिर इसके बाद जो होता है, वह पढ़ने के बाद मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। शायद अब आपको भी ना हो। इन दोनों की नजर गेट के लॉक पे गई जो इन्होंने अंदर से लॉक किया हुआ था, और इनकी आंखों के सामने जैसे कोई इनविजिबल होकर उसे खोल रहा था। एंड नाउ जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एट दिस पॉइंट कि आपका क्या रिएक्शन होगा। ये सब देखने के बाद आप किस हद तक डोंगे। आपकी गेट के अंदर के लॉक को कोई अंदर से ही खोल रहा है, लेकिन कौन खोल रहा है आपको नहीं पता। बस एक लॉक है, एक कुंडी है जो खुद ब खुद ऐसे नीचे की साइड आ रही है। ये देखने के बाद निधि और अनामिका दोनों एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। एक हल्का सा मेटेलिक साउंड होता है और लॉक वहां पर खुल जाता है। निधि का दिल लिटरली उसके गले तक आ चुका था। अनामिका ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ये किसने खोला? किसी ने नॉक भी नहीं किया। निधि थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है, गेट के पास जाती है और गेट को आधा सा खोलती है। इनफैक्ट वह गेट आधा खुल चुका था। जब तक निधि गई थी उसने बस हाथ लगाया था, लेकिन गेट उसने खोला नहीं था। ऐसा लगा था जैसे जो गेट के बाहर है उसने ऐसे धक्का दिया हो। गेट खुद इतना खुला था। निधि अभी गेट के ऐसे बाहर देख ही रही है कि तभी अचानक से कंगनों की खनक उसे वापस से सुनाई देने लग जाती है, और इस बार यह आवाज इनके रूम के अंदर से आ रही थी। ये लोग एक्चुअली लैंप जलाकर पढ़ रहे थे, तो रूम में उतनी लाइट भी नहीं थी। अनामिका ने एकदम से लाइट ऑन करना चाहा, बट जैसे ही स्विच दबाया, लाइट ब्लिंक ब्लिंक करके बंद हो गई, और इस पूरे अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज विजिबल थी, वह थी अनाया, जिसे देखकर निधि तो पूरी तरीके से डर चुकी थी, लेकिन अनामिका कंफ्यूज थी। अनाया को देख अनामिका एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि यह क्या मजाक लगा के रखा है। अनामिका एकदम गुस्से में बोले जा रही थी, पर अनाया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बस एकदम स्टिफ खड़ी थी, उसके लंबे बाल हवा में जैसे कि मानो ऐसे झूल रहे थे, और उसके हाथों में वही कंगन, वो एकदम ऐसे सीधे खड़े होकर बस अपने हाथों को ऐसे हिलाए जा रही थी जिससे वह कंगन के खनकने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये सब शोर शराबा सुनकर उस पीजी की सारी लड़कियां जमा हो जाती हैं, और उन सबको इकट्ठा होता देख अनाया ने वापस से वही लंच टाइम वाली हरकतें करना शुरू कर दी। जोर जोर से रोना, अपने सर को पटकना, अपने बाल नोचने लगी। मतलब एकदम ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगी थी। तभी जो बाहर लड़कियां खड़ी थीं, उनमें से एक लड़की थी जीनत।
वो आगे बढ़ती है अनाया को रोकने के लिए, और जैसे अनाया को पकड़ती है, अनाया एकदम गुस्से में जीनत को पीछे धकेल देती है। सारी लड़कियां ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। वो समझ ही नहीं आ रहा था कि अनाया कर क्या रही है। और तभी अनाया एकदम से डांस से करने लग जाती है, और रोते रोते सारी लड़कियां एकदम से पीछे हटने लग जाती हैं। अनाया का यह रूप देखकर वहां पर खड़ी हर एक लड़की को डर लगने लग जाता है। इतना शोर शराबा सुनकर जो पीजी के ओनर थे, वह जस्ट बगल में ही रह रही थी। वह भी एक आंटी थी। अब जैसे ही वह ऊपर आती है, अनाया की नज़र जैसे ही ओनर पर पड़ती है, वह एकदम से वापस से एकदम नॉर्मल हो जाती है और रोने लग जाती है। ओनर के पास भागते हुए जाती है और बोलती है कि सारी लड़कियां मुझे बुली कर रही हैं। अनाया की हालत देखकर उसके बाल पूरे ऐसे एकदम उलझे हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सी डार्क सर्कल्स। वो सब था तो ऑनर को लगता है कि सही में ये सारी लड़कियां अनाया को बुली कर रही हैं। अब ऑनर इन सबको डांटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, अनाया जो उसके पीछे खड़ी थी, ऑनर के पीछे खड़ी थी, वो हंसने लग जाती है। और हंसी भी ऐसे जैसे कि मानो उसके अंदर दो आवाजें हों। और वहीं पर एक फ्लावर का वास रखा हुआ था, वो उसे उठाकर सीधा ओनर के सर पर मार देती है। ओजोनल, ये वास इतना स्ट्रांग नहीं था, तो ओनर को बहुत ज्यादा चोट नहीं आती। लेकिन ये पूरा रूप देखकर ओनर और वो जो स्टूडेंट्स थे, वहां पर लड़कियां थीं, सारी एकदम चिल्लाने लग जाती हैं, भागने लग जाती है। डर के मारे वो सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की कर क्या रही है। कुछ लड़कियां जो वहां हिम्मत वाली थीं, वो अनाया को रोकने के लिए एक साथ उस पे अटैक करने लग जाती हैं, उसे पकड़ने के लिए। लेकिन पता नहीं कहां से अनाया के पास एक चाकू भी था। वह उस चाकू को बाहर निकालते हैं और जितनी वहां लड़कियां थीं एकदम रुक जाती हैं, और अनाया एक टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। सामने सारे पीजी की लड़कियां हैं, ओनर है, निधि है, सब है। और यहां अनाया दो आवाजों के साथ टेबल के ऊपर बैठकर कुछ तो फुसफुसाने लग रही है। ऑनर को शायद कुछ समझ आ चुका था। वह अपने घर में कॉल करती है और जो उसके घर में दो चार मर्द थे, उन्हें बोलती है, जल्दी से आ जाओ, यहां एक लड़की पागल हो चुकी है। सारे जो लड़के लड़के बोल दो या थे वह एजेड, मतलब 30-40 में थे, वो सब आते हैं, अनाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और तब जाके अनाया थोड़ी सी कंट्रोल में आती है। लेकिन आप खुद सोचो, 5 लड़के जो कि हट्टे कट्टे हैं, अपने 40 में अच्छी खासी उनकी बिल्ड है, वो भी अनाया को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इवन अनाया ने उन 5 को हार्म भी करा था। किसी के गालों को नोच दिया था, किसी के बाल पकड़ के ऐसे बहुत खींचे थे, और किसी को तो काट भी दिया था। यह सारे मिलकर अब अनाया को बांध देते हैं। अनाया को बांधने के बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया और सारी बातें बताई गई। एंड देन उनको अर्जेंटली बुलाया गया। अब आप सोचो, रायपुर से कोटा ये पूरा 20 घंटे की ट्रैवलिंग थी, पर अनाया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मुश्किल था, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेरेंट्स के अनाया अगर कुछ कर दे या कुछ भी इनके देखभाल में हो जाए तो सारा सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर आएगा। तब वहां पर जो एक आदमी होता है, वो इन्हें सजेशन देता है कि क्यों ना अनाया को बेहोश कर दिया जाए, क्योंकि अगर वह होश में रहेगी तो उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद अनाया को वहां पर जैसे तैसे करके बेहोश करा जाता है। वहां मौजूद सबको लग रहा था कि अनाया किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है। सिर्फ निधि ही ऐसी थी जिसे यह एक मेंटल प्रॉब्लम नहीं लग रही। अनाया की फैमिली आती है और पहला काम जो वो करते हैं, वो अनाया को सीधा हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पे हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद अनाया को ड्रॉप्स एंड ऑनल चढ़ती है, उसके टेस्ट करे जाते हैं, रिपोर्ट्स आती है। बट रिपोर्ट्स में सब कुछ एकदम नॉर्मल, और होश में आने के बाद अनाया भी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जस्ट लाइक कुछ हुआ ही ना हो। उसके पेरेंट्स उसे वापस से पीजी में भेजने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो पीजी ओनर होती है वो मना कर देती है, क्योंकि अनाया से अब सबको वहां पे पीजी में जितनी भी लड़कियां थीं, सबको डर लगने लगा था। और अनाया के पेरेंट्स जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था अनाया को देखकर जैसे वो विक्टिम हो। वह इतना विक्टिम जैसा रोल प्ले कर रही थी। काफी समझाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब ओनर नहीं मानती, तो उसके पेरेंट्स फाइनली डिसाइड करते हैं कि ठीक है,
हम अनाया को किसी और पीजी में शिफ्ट कर देंगे। अपना सारा सामान लेने के लिए अनाया रूम के अंदर घुस ही रही थी कि तभी ऑनर अनाया को रोकती है और उसको एक एक चीज देती है। ये वही बैंगल्स थे। अनाया जब बेहोश हुई थी तो उसके हाथों से बैंगल्स कहीं ना कहीं गिर गए थे। शायद बेहोश हुई थी या जब वो उन सबके साथ लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तब गिर गए होंगे। लेकिन वो हाथ से निकल चुके थे। ऑनर ने वो सारे कलेक्ट करके रखे हुए थे अपने पास और अब वो अनाया को वापस से वो बैंगल्स दे देती है। अब ओनर ने ये बैंगल्स अपने पास क्यों रखे थे, वो इसलिए क्योंकि अनाया जब सब पर अटैक कर रही थी तो उसके बैंगल्स ना दूसरों को हार्म कर रहे थे। मतलब अगर आप ऐसे मारोगे, आपके हाथ में बैंगल्स हैं, तो दूसरे को वो ज़्यादा ज़ोर से लगेगी। और इसीलिए ऑनर के पास जब वो बैंगल्स थे तो उसने अपने पास ही रखे, उसने नहीं दिए उसको। बट अब जब उसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अनाया नॉर्मल है, तब वह अनाया को बैंगल्स दे देती है। अनाया अब उन कंगन को लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के काफी देर तक अनाया बाहर ही नहीं आ रही थी और तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। ओनर अंदर जाकर देखती है। अब क्योंकि वह एक गर्ल्स पीजी था तो अनाया के साथ जो उसके पेरेंट्स आए थे उनमें से सिर्फ उसके फादर थे और उसके अंकल थे। तो वो अंदर नहीं गए थे, वो बाहर ही खड़े थे। ओनर जब अंदर जाकर देखते हैं कि गिरने की आवाज कहां से आई, तो जैसे वह अंदर जाती है, ओनर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है और उसकी चीख सुनकर अनाया के अंकल और उसके पापा दोनों भागते हुए रूम के अंदर जाते हैं। और जब वह दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी भी आंखें ऐसे बड़ी हो गई थीं, उनका भी खून कहीं ना कहीं ठंडा हो गया था। अनाया के बेड के पास एक रैक था और अनाया उसी रैक के ऊपर उल्टा लटकी हुई थी और उल्टा लटक कर वह हंस रही थी। अनाया के रूम के अंदर जितने भी कपड़े थे सब यहां वहां बिखरे हुए थे। सारी चीजें यहां वहां फैली हुई थीं। इनफैक्ट अनाया के खुद के कपड़े भी काफी जगह से फट चुके थे। अनाया के पापा एकदम गुस्से में अनाया के पास जाते हैं और उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं, उसे उस पर गुस्सा करते हैं। तो अनाया बहुत गुस्से में अपने पापा के ऊपर ही थूक देती है और वापस से हंसने लग जाती है। अब अनाया की ये सारी हरकतें देखकर जो उसकी वार्डन थी, वह सब समझ जाती है कि यहां पर दिक्कत कोई मेंटल प्रॉब्लम या कुछ नहीं है, ये कुछ और ही सीन है। वो जो ऑनर होती है वो चुपचाप जाती है, उसके पापा और उसके अंकल को बाहर ले जाती है और बाहर से ही रूम को लॉक कर देती है। अनाया की ये सारी हरकतें देखकर उसके पापा और अंकल भी समझ गए थे कि हाँ, ये जो भी हरकतें हो रही हैं, ये दो आवाजों में चिल्लाना, हंसना, ये इतना अग्रेसिव हो जाना और इस कदर उल्टा होकर लटक जाना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अनाया के पापा सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि इस हॉस्टल में कुछ हुआ तो नहीं था। जो ऑनर होती है वह पूरी श्योरिटी देती है और बताती है कि नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इवन उसी रूम में निधि भी रहती थी, जिसने अनाया के डर से वह रूम भी छोड़ दिया था। तभी अनाया के जोर जोर से दरवाजे को पीटने की आवाज आने लग जाती है। वह अंदर से चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। अनाया के पापा उस दरवाजे को खोलने ही लग रहे थे कि सारी लड़कियां वहां पर उनको रोक देती हैं, बोलती हैं, अंकल अंकल प्लीज दरवाजा मत खोलना। वो अनाया बहुत एग्रेसिव हो जाती है, वो सबको मारने लग जाती, पीटने लग जाती है, वो पागल हो जाती है। सब वहां पर परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी वह निधि से पूछते हैं। निधि भी बताती है कि कैसे पहले अनाया बिहेव कर रही थी और बताते बताते भी निधि का दिमाग उस कंगन वाली चीज पर उस समय नहीं गया था। उसके बाद जो ऑनर होते हैं वह अनाया के फादर को गरादिया महादेव मंदिर जाने को बोलते हैं। वहां वह किसी पंडित को जानते थे जो अनाया की हेल्प कर सकते थे। पर प्रॉब्लम यह थी कि अनाया को वहां लेकर जाएं कैसे। सॉल्यूशन तो था कि उसे बेहोश कर दे, पर कैसे? क्योंकि पहली बार तो उसको बांध के रखा हुआ था, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे तो थोड़ा इजी था। बट इस बार अनाया पूरी तरीके से खुली हुई थी, अपने रूम के अंदर थी। तो कौन वहां जाएगा, कौन उसको पकड़ेगा, तो कौन उसको बेहोश करेगा? और दूसरी बात, उसके रूम में काफी ज्यादा सामान था, चाकू, छुरी, सब कुछ था। तो गुस्से में अनाया वहां क्या कर दे किसी को नहीं पता। वेल अनाया के फादर, अनाया के अंकल और जो ऑनर होते हैं
उसको रूम में लॉक ही रखते हैं। सारी लड़कियां इतना डर गई थीं कि सब उस वक्त तक पीजी से हॉन्चो बाहर आ गई थीं। कुछ देर बाद अनाया के पापा वापस आते हैं। वह सारे बच्चों को बाहर ही रहने को बोलते हैं। एंड देन उसके पापा, उसके अंकल और 2-4 और आदमी होते हैं जो कि उस रूम के अंदर जाते हैं। उसके बाद वह सब जब बाहर आते हैं तो अनाया बेहोश मिलती है। इसके बाद अनाया के पापा निधि से पूछते हैं कि अनाया के पास कुछ ऐसा था जो कि बहुत अजीब हो। और तब निधि का दिमाग जाता है उन कंगन की तरफ। अब अनाया के पापा दौड़ते हुए जाते हैं, उस बैंगल बॉक्स को बाहर ले आते हैं। जब वह बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी कंगन मौजूद नहीं था। दरअसल वह सारे कंगन अनाया ने पहने हुए थे। जिसके बाद अनाया तो बेहोश थी तो उसके हाथों से वह बैंगल्स को उतार दिया जाता है। एंड देन अनाया को महादेव मंदिर ले जाया जाता है। उनके जाने के बाद वहां क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन 3-4 दिन बाद ऑनर आती है और सारी लड़कियों को इकट्ठा करके सबको बताती है कि कहीं पर भी जाकर कोई भी पुरानी चीजें ना खरीदें, क्योंकि कई बार उन पुरानी चीजों के साथ या तो कोई लोग काला जादू करके रख देते हैं या फिर कोई नेगेटिव एनर्जीज होती है जो कि उनके साथ अटैच्ड होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ सेम टू सेम अनाया के साथ भी हुआ था। और जब सारी लड़कियों ने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा तो उसके बाद तो सबने अपने कान ही पकड़ लिए थे कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए हम ये पुरानी चीजें तो नहीं खरीदेंगे। और अनाया वहीं मंदिर से अपने घर चली जाती है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से वीक हो गई थी। वह सीधा खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। इस कदर से उसकी बॉडी अफेक्ट हो चुकी थी। और उसके बाद अनाया कभी कोटा आई ही नहीं। निधि काफी कुछ टाइम तक तो निधि भी दूर ही थी। लेकिन 1-1.5 महीने बाद उसने जब अनाया को कॉल करा, मैसेज करा तो अनाया से उसकी बात हुई थी। अनाया उस समय पर रिकवरी मोड पर थी। बट अनाया ने कहा था कि अब से मैं कभी भी कोटा तो नहीं आऊंगी। इनफैक्ट कहीं भी अकेले नहीं जाऊंगी। जो भी करूंगी घर से ही करूंगी, चाहे मुझे कुछ और स्टडी करनी पड़े, कुछ भी। लेकिन अब मैं कहीं अकेली नहीं रहूंगी। एंड दोस्तों, ये थी अनाया की कहानी। निधि आज भी उस रूम में अकेली रह रही है। सोचो, एक ऐसा रूम जहां पर यह सब हुआ हो, वहां पर कोई अकेले कैसे रह सकता है? लेकिन निधि रह रही है। हिम्मत है उसकी भी कि वह उस रूम में रह पा रही है। वरना हम जैसे लोग तो भैया उस रूम तो छोड़ो, उस पीजी में ही ना रह रहे होते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग उस पीजी को छोड़कर भी गए थे। बट निधि निधि अभी भी वहीं रह रही है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये कहानी थी अनाया की जो कि हमसे शेयर करी थी निधि ने। थैंक यू सो मच निधि फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी कहानी या अपने किसी दोस्त की या किसी भी नोन पर्सन की कहानी शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।